हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका हम टॉपिक ले रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल एंड इट्स जीरो। क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल एंड इट्स जीरो। तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते किसे है ना, ऐसी स्केल जो कि वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसे स्केल जो कि वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है और ना ही इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसे स्केल को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज अ स्केल विच डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस और एनी ऑफ इट्स थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जनरल पर्पज में जो हम थर्मामीटर्स यूज में लेते हैं, जैसे कि मर्करी थर्मामीटर हुआ या फिर रेजिस्टेंस थर्मामीटर हुआ या फिर थर्मोकपल थर्मामीटर हुआ, ये क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं? सब्सटेंस की थर्मल प्रॉपर्टीज से, जैसे कि थर्मल एक्सपांशन से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे वो टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, थर्मो ईएमएफ के बेसिस पे कर लेंगे, है ना। इस तरीके से ये थर्मल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड वाले थर्मामीटर्स हुए। ओके, तो टेम्परेचर मेजर्ड बाय डिफरेंट थर्मामीटर्स ऑफ डिफरेंट वर्किंग सब्सटेंस डू नॉट मैच। हालांकि सारे टेम्परेचर जो भी आइडियल केस मेजरमेंट पे होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, लेकिन वो आइडियल केस की बात हो रही है ना। और एक्चुअल में रियलिटी में हमको पता है कि हम पूरा पढ़ते हैं आइडियल केस क्या होती है, आइडियल केस के लॉज क्या होते हैं, लेकिन रियलिटी में कोई भी केस आइडियल होती ही नहीं है, राइट। क्योंकि देर इज़ नो केस, ऐसी कोई केस नहीं है जो कि आइडियल केस के सभी टेम्परेचर्स पर आइडियल केस के लॉज को फॉलो करती है ना। तो क्योंकि कोई भी केस ऐसी है ही नहीं जो कि सभी टेम्परेचर्स पर आइडियल केस के लॉज को फॉलो करे, इसलिए इस तरह का थर्मामीटर हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ में लेंगे? फिर कार्नोट साइकिल पढ़ा होगा आपने। कार्नोट साइकिल कार्नोट साइकिल में क्या होता है? कार्नोट इफिशियंसी वगैरह निकाली जाती है ना। तो वहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है? नीटा इक्वल्स टू वन माइनस Q2/Q1। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1 - T2/T1। फाइन, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 - T2/T1। तो यहाँ पर क्या है कि इफिशियंसी जो होती है किसी भी परफेक्ट आइडियल इंजन की, वो किस पे डिपेंड करती है? ये 1 - Q2/Q1 नहीं है क्या? Q2 तो है कि कितनी हीट सिंक को रिजेक्ट की गई, Q1 क्या है? कितनी हीट सोर्स से ली गई, राइट। और जब भी आप इसको और सॉल्व करते हो 1 - T2/T1 लिखते हो। तो यहाँ पर T2 T1 क्या है? T2 तो सिंक का टेम्परेचर और T1 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ से जो इफिशियंसी नीटा है किसी भी परफेक्ट आइडियल इंजन की, वो किस पर डिपेंड कर रही है? सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। वर्किंग सब्सटेंस क्या है, इसमें कौन सी गैस भरी गई है इंजन में वर्किंग सब्सटेंस के रूप में, उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज में लेके लॉर्ड केल्विन ने एक टेम्परेचर स्केल इमेजिन करी जो कि किस पे डिपेंड करे? टेम्परेचर पर डिपेंड करे, मतलब जो टेम्परेचर स्केल है वो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? केल्विन टेम्परेचर स्केल या फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। आया समझ में? क्या था इसमें? कार्नोट इंजन पढ़ते हैं हम, उसमें कार्नोट बताते हैं कि जो परफेक्टली आइडियल इंजन होता है उसकी इफिशियंसी सिर्फ टेम्परेचर्स पर डिपेंड करती है, वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो केल्विन ने इसी कंसेप्ट को इमेजिन करते हुए एक टेम्परेचर स्केल इमेजिन करी जो कि वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड ना करे। उसे क्या कहा गया? केल्विन टेम्परेचर स्केल या फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर है, तो सोर्स का टेम्परेचर मान लो कितना है? θ1 है। ठीक है, और सिंक का कितना है? θ2 है। इस टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर स्केल पे, है ना। जहाँ पर हमको पता है सोर्स का टेम्परेचर हायर टेम्परेचर होता है, तो θ1 θ2 से ज़्यादा है। हम कंसिडर करते हैं कि रिवर्सिबल इंजन जो है वो इन टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जनरल थ्योरी क्या होती है कि सोर्स है, इससे Q1 हीट ली गई, ये वर्किंग सब्सटेंस है, कुछ काम वगैरह हुआ, बची हुई हीट Q2 जो है वो सिंक में इंजेक्ट कर दी गई, राइट। यही होता है ना। तो यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो कुछ W वर्क करता है, इस तरीके से हम मान लेते हैं। ठीक है,
तो अगर इंजन जो है वो Q1 हीट ले रहा है सोर्स से, Q2 हीट दे रहा है सोर्स को, तो कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग हीटा क्या होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है हमें पता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने इस टेम्परेचर स्केल में टेम्परेचर कितना माने θ1 और θ2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफिशियंसी नीटा इक्वल्स टू जो कि 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होती है, वो क्या हो जाएगी एफ θ1 θ2। एफ यहाँ पर कोई भी अननोन फंक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हमने जनरल बात करी कि एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर किसको बोलते हैं, और कार्नोट का क्या कंसेप्ट था, केल्विन ने उस कंसेप्ट से कैसे बताया, और नीटा के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको कैसे रखा गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको बोला जाए Q1 अपॉन Q2 निकालना है तो निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं आई आई थिंक इसमें आपको, क्योंकि 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 दिया था एफ θ1 माइनस θ2। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 माइनस एफ को इधर लेके आ जाओ फंक्शन को, एफ है ना θ1 कोमा θ2 इज इक्वल टू किसके बराबर, Q2 अपॉन Q1 के बराबर लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको उल्टा करते हो तो 1 अपॉन 1 माइनस एफ θ1 कोमा θ2 किसके बराबर हो जाएगा, वो Q1 अपॉन Q2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Q1 बाई Q2 हमारे पास में इतना निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कोई नए फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं एफ डैश से, ठीक है। तो एफ डैश θ1 θ2 एक दूसरा फंक्शन हो गया। अब जैसे हमने ये माना है ना कि 1 2 माना Q1 Q2 की हीट सोर्स है ली सिंक में गई, उस तरीके से हम थोड़ी और हमें चीज़ें करनी होगी ताकि हम फाइनल रिजल्ट पे पहुँच सकें। अब हम क्या मानते हैं कि कोई दूसरा इंजन लिया, ठीक है, वो इंजन क्या कर रहा है Q2 सोर्स से ले रहा है टेम्परेचर θ2 पे, है ना। यानी अब सोर्स के पास कितना है Q2 हीट θ2 टेम्परेचर, लास्ट में सिंक जो है वो ये तो सोर्स है ना, और जो सिंक है वो कितने टेम्परेचर पे θ3 के ऊपर है, और कितनी हीट ये यहाँ पर Q3 यहाँ पर आ रही है ना, Q3 हीट रिजेक्ट कर रहा है इंजन ने Q2 हीट ली, Q3 रिजेक्ट करी, Q2 के लिए θ2 टेम्परेचर और Q3 के लिए θ3 है, ठीक है, सोर्स और सिंक का। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला था ना Q1 बाई Q2 क्या हुआ एफ डैश θ1 θ2, वैसे आप लिख सकते हो कि Q2 बाई Q3 क्या हो जाएगा एफ डैश θ2 और 3, यहाँ पर 1 2 था तो 1 2 लिखा, 2 3 है तो 2 3 लिखोगे। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि Q1 ही जैसे यहाँ पे माना ना, मान लो Q1 ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, है ना। तो मान लो कि इसने Q1 ली, Q3 मतलब जो अपना वर्किंग सब्सटेंस था ना, उसने Q1 हीट ली, Q3 रिजेक्ट कर ली, इसका टेम्परेचर फिर वही θ1, इसका टेम्परेचर फिर वही θ2, है ना। तो यहाँ से Q1 अपॉन Q3 भी इसी टाइप के फंक्शन से लिख देंगे एफ डैश θ1 θ3। अब यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं एक्चुअली, अगर आपको इसको स्टेप को, इन तीनों स्टेप को हमको आगे कैलकुलेशन में करना, यूज में लेना है, Q1 बाई Q2 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या कि Q1 बाई Q3 अपॉन Q2 बाई Q3। अगर हम इन दोनों में सेम क्वांटिटी को डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस कैंसिल कर सकते हैं इनको, तो वापस Q1 बाई Q2 आ जाएगा, राइट। तो Q1 बाई Q2 किसके बराबर हो, क्या लिख सकते हैं Q1 बाई Q3 अपॉन Q2 बाई Q3। अब Q1 बाई Q3 की वैल्यू तो यहाँ से पुट कर दो, Q2 बाई Q3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 Q2 है तो एफ डैश θ1 θ2, 1 और 3 है तो एफ डैश 1 और 3, 2 और 3 है तो एफ डैश 2 और 3। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो, अब क्योंकि अबव इक्वेशन जो है उसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें θ1 और θ3 मिला कि आपको नहीं मिला ना, तो यहाँ पर θ3 नहीं है, θ3 यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर θ3 की वैल्यू है। तो अब क्या है कि हम चाह रहे हैं इसको और आगे चेंज करना, जिससे हम क्या करें θ3 को गायब कर सकें, ठीक है। मतलब आप देखो इस तरीके से आगे की क्या चीज़ बोलना चाह रहा है कि क्योंकि अबव इक्वेशन में θ3 की कोई टर्म नहीं है लेफ्ट साइड में, इसलिए फंक्शन एफ डैश जो है वो इस टाइप का होना चाहिए कि θ3 जो है वो राइट हैंड साइड में भी ना रहे। ये तभी पॉसिबल है जब एफ डैश किस फॉर्म का हो, कि आप एफ डैश θ1 θ2 है ना, इसको किसी और फंक्शन के आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो आपको, क्योंकि बार बार इस तरीके से हम फंक्शंस ले रहे हैं, बट एक दो बार मतलब एक बार आप इसको करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर खुद सॉल्व करोगे पढ़ोगे ना एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको पूरा हिस्सा आ जाएगा ध्यान से समझेंगे तो एफ डैश θ1 θ2 जो है ना, हमको साई दूसरा वेव फंक्शन को सारे मतलब डाल रहे हैं हम इसमें, सॉरी, तो साई θ1 अपॉन साई θ2 लिखेंगे, है ना। इसको हमने मान लिया कि ये फंक्शन
इस तरीके से है, पहला वाला θ1 को साइन θ1 ऊपर लिख दिया, दूसरा वाला जो पैरामीटर था θ2 उसको नीचे साइन θ2 लिख दिया। एफ डेस θ2 θ3 लिखोगे तो θ2 ऊपर θ3 नीचे साइन फंक्शन हो गया। एफ डेस θ1 θ3 लिखोगे तो ये हो गया। अब इन तीनों चीज़ों को आप कहाँ पुट करोगे? 75 नंबर की इक्वेशन में, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पुट कर सकते हो। तो क्या होगा आपके पास में, देखो ये रहा। ठीक है, एफ डेस θ1 θ3 राइट हैंड साइड जो थी ऊपर ही ऊपर अपॉन θ2 θ3, उसको हमने क्या लिखा? θ1 को हमने लिख दिया साइन θ1 अपॉन θ3, और नीचे वाले को साइन θ2 अपॉन साइन θ3। वो किसके बराबर निकल के आ रहा है अब हमारे पास में? साइन θ1 θ2 के, जो कि एफ डेस θ1 θ2 के बराबर है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, इन तीनों इक्वेशन को चौथी वाली में यूज़ किया है। ठीक है, सही यहाँ पर जहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो हमने Q1 बाई Q2 को क्या डिफाइन किया था ऊपर 72 वाले इक्वेशन के अंदर, कि एफ डेस θ1 θ2, है ना? यहाँ ऊपर किया था ना, अगर आप भूल गए तो एक सेकंड वापस दिखा देती हूँ आपको। 72 इक्वेशन ये रहा, है ना? हम यहाँ से Q1 Q2 को डिफाइन करके नीटा लिख के शुरू का यही क्या था कि Q1 बाई Q2 किसके बराबर है? एफ डेस θ1 θ2 के, राइट? वापस आ जाइए। तो इस तरीके से यहाँ पर एफ डेस θ1 θ2 के बराबर, एफ डेस θ1 θ2 खुद किसके बराबर आ रहा है यहाँ से? साइन θ1 अपॉन साइन θ2 के, है ना? इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि Q1 बाई Q2 किसके बराबर हुआ? साइन θ1 अपॉन साइन θ2। अब क्योंकि θ1 θ2 से ज़्यादा है ना, शुरू में हमने बात कर ली थी, इसका मतलब इसका फंक्शन इसके फंक्शन से ज़्यादा होगा, क्योंकि डिपेंड तो उसी पे कर रहा है ना। यानी अगर टेम्परेचर थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फंक्शन साइन थीटा को टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे टो से। ठीक है, साइन थीटा फंक्शन का हम शॉर्ट में बार बार साइन थीटा बोलने में भी इतना वो मतलब लग रहा है कि कितनी बार, है ना? तो इसको सिंपल टो से रिप्लेस कर देंगे। तो टो क्या है? टेम्परेचर है नई स्केल में। तो यहाँ से Q1 बाई Q2 किसके बराबर निकलेगा? टो 1 अपॉन टो 2 के। ठीक है, ये कंसेप्ट हमको समझना था। ये सब काम किसने किया? केल्विन ने। कैसे किया? कार्नोट थ्योरम को यूज में लेके, है ना? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टो 1 और टो 2 क्या है? केल्विन की एब्सोल्यूट टेम्परेचर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q1 और Q2, है ना? तो केल्विन के जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑफ टेम्परेचर है, सॉरी केल्विन के जो एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेशियो है दो टेम्परेचर का इस स्केल पे, यानी वो किसके बराबर है? रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक्स। टेम्परेचर का रेशियो टो 1 बाय टो 2, दोनों टेम्परेचर किसके बराबर है? Q1 बाई Q2। Q2 क्या थी? जो सोर्स से हीट ली। Q2 क्या थी? जो सिंक को दी। ठीक है, और ये किसके लिए? कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए, जो कि दो वर्किंग टेम्परेचर के बीच में वर्क करता है। और हमको पता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है चीज़, ये वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर? अब देखो हम बोलते हैं कि इफिशियंसी नीटा कैसे डिफाइन होता है? इफिशियंसी, सॉरी ये थोड़ा पेन नया नई सीखी हूँ ना मैं चलाना, पेन टाइम यूज ले रही हूँ, दैट्स व्हाई। नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये थी इफिशियंसी, है ना? तो यहाँ से आप Q2 बाई Q1 को आप क्या लिख सकते हो? टो 2 बाई टो 1 लिख सकते हो। फिर एलसीएम लिया तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू, यहाँ से टो 1 माइनस टो 2 अपॉन टो 1, राइट? तो यहाँ से क्या हुआ फिर? अब यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस जो होता है ना, वो कुछ वर्क W करता है, राइट? Q1 हीट लेता है सिंक से, सॉरी सोर्स से, और Q2 दे देता है। तो क्या होता है कि W किसके बराबर होगा? Q1 माइनस Q2 के, क्योंकि जो टोटल हीट आ रही है ना, उसमें से कुछ तो काम किया जा रहा है और बची हुई हीट वापस निकल रही है। तो Q1 माइनस Q2 किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। तो W बाई Q1 इक्वल्स टू, ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस इन द टू टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस और ये जो चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं किसके बेसिस पे? वर्क के हिसाब से कर सकते हैं। दो हीट इंजन, मतलब कोई हीट इंजन है वो दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका। इसमें आपको अब इसको जीरो देखना है ना। अब अगर आप इसके जीरो की बात करते हैं ना, सॉरी गलत फाइल खुल गई। ओके, तो अब अगर आप
इसकी जीरो की बात करते हैं, एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर के। तो देखो ऐसा है कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने कार्नोट इंजन के लिए, या फिर जनरल इफिशियंसी जो होती है नीटा होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो वो 1 माइनस टो 2 अपॉन टो 1 हो जाएगी, है ना। अब जब टो 2 की वैल्यू जीरो होगी, उस केस में टो 2 जीरो है तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू जीरो, नीटा की वैल्यू 1, है ना। तो नीटा 1 निकल के आएगा, इसका मतलब क्या है, इफिशियंसी 100% है। तो जीरो ऑफ एब्सोल्यूट स्केल कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जहाँ पर रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी 1 या फिर 100% हो जाए। इफिशियंसी 100% होने का मतलब समझते हैं आप, जितनी भी एनर्जी मतलब सोर्स से ले रहे हैं ना, वर्किंग सब्सटेंस सारी एनर्जी वर्क करने में लगा रहा है, सिंक के पास कुछ जा ही नहीं रहा है। ओके, इट मीन्स whole energy absorbed by an engine is converted into work by it, ठीक है, and no energy rejected to sink के पास कोई एनर्जी नहीं जा रही है, ठीक है। it is remembered that it is impossible to define absolute zero temperature by any empirical gas measurement। किसी भी empirical gas measurement से अगर हम absolute zero temperature को डिफाइन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी गैसेस हैं वो इस टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाएगी और थर्मामीटर काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो जो है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर का, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर है ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मिनिमम है तो माइनस में नेगेटिव में वैल्यू हो ही नहीं सकती, ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि आप मान लो कि अगर हम कंसिडर करें कि कोई रिवर्सिबल हीट इंजन है, Q2 हीट इजेक्ट कर रहा है, सिंक टेम्परेचर उसका हम माइनस टू मान लेते हैं। क्या क्या है, हमने जनरल टेम्परेचर जो टो 2 मानते हैं ना उसको माइनस में मान लिया कि नेगेटिव, ये बताने के लिए कि जीरो ही मिनिमम है, उससे नीचे नहीं जा सकता। तो नीटा एफिशिएंसी क्या होती है, W अपॉन Q1 यानी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस टो 2 अपॉन टो 1। तो यहाँ पर टेम्परेचर अब कितना है, हमने तो यहाँ पे माइनस टो 2 रखा है, तो ये 1 प्लस टो 2 अपॉन टो 1 आ जाएगी, यानी इफिशियंसी 1 से भी ज़्यादा हो जाए। या फिर आप बोलो कि W वर्क डन जो है वो किससे ज़्यादा आ रहा है, Q1 से ज़्यादा आ रहा है। अब ये चीज़ को भी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल इंजन जो है वो जितनी एनर्जी ले रहा है सोर्स से, जितनी हीट ले रहा है उससे ज़्यादा काम कैसे कर सकता है, जितनी ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है ना कि जितनी हीट ले रहा है सारी का काम कर ले, जो हीट कम ले रहा है काम ज़्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसका मतलब कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर पर अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम आते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का। ओके, तो अभी यहीं तक, थैंक यू।